मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित Sportsman spirit. I am only focusing the water sports. I am not going to, because of the time constraint, I am not going to. नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 4 जून को इल्हाम तो हो गया था कि इस बार संसद में क्या हालात होने वाले हैं। शाह और मां का खेल खेला जाएगा। संकेत तो यही आ रहे थे कि स्पीकर को लेकर एनडीए में ही खींचातानी देखने को मिलेगी, लेकिन शाह और मां का खेल इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा और सत्ता विपक्ष के खेमे के बीच तलवारें खिंच जाएंगी, ये तो किसी ने सोचा भी ना था। प्रोटेम स्पीकर से शुरू हुआ विवाद इस हद तक चला जाएगा, ये तो किसी के ख्वाबों में भी नहीं था। भारत के संसदीय इतिहास में 26 जून दर्ज हो जाएगा, ये भी किसी की कल्पना में भी नहीं था। पीएम मोदी हो या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत, दोनों ने सहमति की बात की, लेकिन अगले ही पल सब मिथ्या साबित हो गई। परंपरा तोड़ी गई और नई इबारत लिखने की तैयारी भी कर ली गई। हमारे देश के संसदीय इतिहास में कम ही मौके आए हैं जब स्पीकर पद के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच की तकरार इतनी बढ़ जाए कि वोटिंग कराने की स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। परंपरा तो यही है कि स्पीकर आम सहमति से बनता है और अगर विपक्ष ताकतवर है तो डिप्टी स्पीकर उसका ही होता है। ये जनता के मैंडेट का सम्मान भी है और विपक्ष के साथ एक बेहतर माहौल बनाने का सत्ता पक्ष की कोशिश भी। लेकिन मोदी की मौजूदा एनडीए सरकार ने मानो सभी परंपराओं को तिलांजलि दे दी। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा स्पीकर उनका ही होगा, लेकिन साथ में ये भाजपा को भी समझना होगा कि उनके पास सत्ता है लेकिन बहुमत नहीं। तो वहीं विपक्षी खेमा भी खासा मजबूत है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो तो क्या दिक्कत है। वो तब जब फैसले के अगले ही दिन संघ प्रमुख भागवत ने और सत्र शुरू होने से पहले ही खुद मोदी ने आम सहमति की बात की थी। नामांकन 2 लोगों ने भरे। एक ओम बिरला जो कि मोदी के करीबी बताए जाते हैं, उनका पर्चा भरना था कि विपक्ष को उनका कार्यकाल याद आ गया। पिछले कार्यकाल में विपक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर के तौर पर कम और भाजपा के सांसद के तौर पर अधिक काम करते हुए देखा। ओम बिरला ने सदन में एक ही झटके में विपक्ष के 67 सांसदों को निलंबित क्यों किया, उसने समूचे विपक्ष को हतप्रभ कर दिया। मोदी हो या शाह, दोनों को मालूम है कि ओम बिरला के अलावा वो स्पीकर पद के लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इसलिए भी क्योंकि भाजपा इस बार बहुमत में नहीं है, लिहाजा इस सरकार के सामने तमाम बिल को लेकर परेशानी आने वाली है। उन मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए मोदी शाह बिना ओम बिरला के कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, लेकिन स्पीकर को कभी भी विपक्ष ने पक्षपाती नहीं माना। देवगौड़ा का दौर रहा हो या फिर गुजराल का दौर या फिर अटल का दौर या फिर मनमोहन सिंह का दौर, सभी गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन स्पीकर के पद का मतलब वही रहा जो कि रहना चाहिए, निष्पक्ष। मोदी सरकार इन सब के आगे निकल गई। मोदी ने पहले अपने मन मुताबिक मंत्रिमंडल का गठन किया, मंत्रालय भी अपने मन माफिक बांटे और अब स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर, मोदी कहीं भी झुकते नहीं दिख रहे। चर्चा भले ही हो कि नायडू हो या फिर नीतीश, दोनों चाहते हैं कि स्पीकर भाजपा का ना हो, सहयोगी दल का ही हो। मोदी को इस बात का एहसास था और आम सहमति के लिए राजनाथ सिंह को लगाया, लेकिन वो भी बैकफायर करता दिख रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या कहते हैं ये पहले सुनिए और फिर राजनाथ सिंह ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। ये दोनों बयान एक ही दिन के हैं। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो वहीं विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। नाम है के सुरेश।
पूरे सदन में सबसे सीनियर हैं, 8 बार के सांसद हैं और विपक्ष चाहता था कि उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। तो ओम बिरला बनाम के सुरेश के मायने क्या है? दोनों पक्ष आखिर मैसेज क्या देना चाहता है? आखिर क्यों दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है? दरअसल दोनों पक्ष चाहते हैं कि जब सत्र सुचारू रूप से शुरू हो तो उससे पहले दोनों खेमा एक दूसरे की ताकत और मजबूती समझ ले और जान ले, और साथ में अगर मुमकिन हो तो कमजोरी नहीं। अगर ओम बिरला दोबारा स्पीकर नहीं बन पाते हैं, यानी कि चुनाव हार जाते हैं, अगर होता है तो फिर क्या मोदी की एनडीए सरकार गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ये घटना देश की राजनीतिक घटनाक्रम में अटल की 13 दिन की सरकार गिरने से अधिक मकबूल होगी, क्योंकि ऐसा नजारा देश में ना पहले देखा है और ना ही सोचा है। जाहिर है पूरी बिसात शाह और मोदी विचार है, चाहते तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकते थे, और इस चुनाव की जरूरत ही ना होती तो इंडिया गठबंधन के उस दावे को भी परख लिया जाए जिसमें उनका दावा है कि एनडीए के सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में। यही वजह है कि जो एनडीए खेमा है वो समझना चाहता है कि जो दावा इंडिया खेमा कर रहा था कि उनके सांसद उनके संपर्क में है, वो इसके जरिए उसका परीक्षण कर लिया जाए। तो स्पीकर के चुनाव में वो दावा सही भी साबित हो सकता है और हवाई भी। अगर नंबर्स की बात कर ली जाए तो एक तरफ है इंडिया जिसके पास अपने 234 सांसद हैं, तो दूसरी तरफ है एनडीए जो कि 290 के इर्द गिर्द आकर टिक जाता है। वैसे एनडीए का दावा है कि वो 303 पार कर चुकी है, तो फिर इस दावे को भी परीक्षण हो जाएगा। तो सवाल यह है कि बाकी तकरीबन 202 सांसद किधर जाएंगे? तो इंडिया गठबंधन की नजरों से इन परिस्थितियों को देखें तो हालात कमोबेश यही रहने वाले हैं। इंडिया ब्लॉक चाहता है कि संसद शुरू होने से पहले ही पता चल जाए कि सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आधार पर ही ये सरकार टिकी है या फिर एनडीए सरकार के छोटे सहयोगी दल किसी मौके की तलाश में। इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि जयंत हो या फिर मांझी या फिर अनुप्रिया पटेल, सभी को तो नवाजा जा चुका है मंत्री पद से। तो साथ में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत और एकजुटता भी परखना चाहता है। वो ये समझना चाहता है कि उसकी असल ताकत क्या है। तो साथ में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। यही वजह है कि वो अपनी ताकत को आजमाना चाहती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा जब विपक्ष स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष पर एग्रेसिव रहा। 1996 को याद करिए, 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ मगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के कारण सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और उन्होंने 15 दिन के अंदर बहुमत साबित करने को कहा। इस बीच कांग्रेस ने अपना स्पीकर बनाने का दांव चल दिया। भाजपा को लगा कि कहीं स्पीकर के चुनाव में ही बहुमत फेल ना हो जाए, तो उन्होंने कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार पीएस संगमा को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया। इस तरह से विरोधी दल में होते हुए लोकसभा स्पीकर बनने वाले वे पहले और अब तक के अंतिम नेता रहे। लेकिन अब कमान मोदी के हाथों में। वो कभी भी डिफेंसिव नहीं रहे, वो हमेशा फ्रंट फुट पर ही खेलते हैं। तो देखते हैं क्या नजारा होता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले संसदीय इतिहास में स्पीकर पद को लेकर चुनाव नहीं हुआ है। देश के इतिहास में लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जीवी मावलंकर का नाम स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर रखा। वहीं ए.के. गोपालन ने शंकर शांताराम मौर्य का नाम स्पीकर पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया। बाद में मत विभाजन कराया गया। इस दौरान मावलंकर के पक्ष में 394 वोट आए, जबकि विरोध में 55 वोट पड़े। तो वहीं 1976 में भी स्पीकर पद पर चुनाव हुआ था। तब बलिराम भगत और जगन्नाथ राव के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बलिराम भगत की जीत हुई। तो इंतजार करिए 26 जून का, जब मालूम चलेगा कि सदन में कौन किस पर कितना भारी है। और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत, और आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।